है आप सभी का मयंक सर एजुकेशन हम में। तो बच्चों, आप सभी लोग घर पर मजामा होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं नई क्लास की। चलिएगा देखना, आप पिछली क्लास तक व्यंजक चूर्ण तक पढ़ चुके थे। आज की यह क्लास हमारी अम्ल और क्षारक वाले टॉपिक की अंतिम क्लास है और यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण यौगिक रह गए हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सुनिएगा, आपका जो अगला यौगिक है बच्चों, वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसे ही आप क्या कहते हैं, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, NaHCO3। ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा क्या है, सामान्य नाम है। यह क्या है, आपका रासायनिक फॉर्मूला है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, तो रासायनिक नाम की यदि बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्या देखिएगा, सोडियम और पीछे क्या लगा हुआ है, HCO3। और HCO3 को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसे ही आप हाइड्रोजन की जगह क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह बाई शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है। अब देखिएगा, बात करते हैं इसके निर्माण की और विधियों की। आपका यह क्या है, जाना पहचाना क्या है, यौगिक है, ठीक है ना। घर में जीजो आगो, और जब घर में जीजो आगो तो क्या करते घर वाले, भाई जीजा आया हो तो कुछ ना कुछ क्या बनाया जाए, अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाए। पकोड़े बनाए जा रहे हैं, कुछ भी चीजें बनाई जा रही हैं। और जब मम्मी जी क्या बनाती हैं, पकोड़े बना रही हैं, कुछ चीजें बना रही हैं, तो आपने देखा होगा कि वह उसमें क्या करती हैं, खाने का सोडा। आपने नाम सुना होगा, मम्मी कहती है खाने का सोडा लेके आइए। तो खाने का सोडे का क्या करती हैं, उपयोग। तो इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो खाने का क्या करती हैं, सोडा का उपयोग करती है। क्यों कर रही हैं, जिससे क्या हो जाए, भोजन जो है, जो जीजे के लिए क्या बनाई जा रही है, आपके पकोड़े बनाए जा रहे हैं, वो क्या हो जाए, खस्ता हो जाए, मुलायम हो जाए। उसके लिए क्या किया जा रहा है, इस खाने के सोडे को भोजन में मिलाया जा रहा है। तो बात करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट और मुलायम बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसे भोजन में मिलाया जाता है। निर्माण की यदि बात करें तो आप पढ़ चुके हैं क्या, कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में इसके निर्माण में किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने के सोडे का क्या कर सकते हैं बच्चों, निर्माण कर सकते हैं। तो जब क्या किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है, तो NaCl की जब अभिक्रिया करवाई जाएगी H2O CO2 और NH3 से, तो क्या होगा, एक तो आपको प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, NaHCO3 अर्थात खाने का सोडा या बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, 9,7 भी कहते हैं। अब होता क्या है, मैंने भी आपसे क्या कहा था कि जब इसे मिलाया जाता है किसमें, भोजन में, तो भोजन में मिलाने के पश्चात क्या हो जाता है, हमारा भोजन जो मुलायम और खस्ता बन जाता है। तो यदि जब आपने क्या किया, इस NaHCO3 को भोजन में मिलाया और भोजन में मिलाकर क्या करते हैं आप इसे, जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। ये किसका चिन्ह है, ये गर्म करने का चिन्ह है, ठीक है ना, डेल्टा कहते हैं इसे, या आप हिंदी में लिख सकते हैं गर्म या ऊष्मा, कुछ भी लिखिए। तो इसे अब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब बेकिंग सोडा को खाने में मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो होता क्या है, आपको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ किसकी प्राप्ति हो जाएगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। और प्राप्त होता है आपको क्या, H2। क्या कहा जा रहा है, दोबारा सुनिएगा, कि जब इस बेकिंग सोडा को खाने में मिलाकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है,
तो हमें सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आपने देखा होगा, आपने कचौड़ियां देखी होंगी या कचौड़ियां घर पे बनाई होंगी, तो उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, बुलबुले से या दाने दाने से अपने को दिखाई देते हैं। वो किसके कारण आ रहे हैं? वो CO2 गैस के बनने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों। तो वो चीज फूल क्यों रही है, आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा था। और क्यों फूल रही है, यहां से आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें कौन सी गैस निकल रही है? CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आपके ब्रेड, केक, ऐसे जो पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो ये क्या थी? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण की क्या है? विधि है। दोबारा सुनिएगा कि NaCl की क्या करवाई है? अभिक्रिया, और करवाने पर क्या प्राप्त हुआ आपको? अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 मतलब बेकिंग सोडा की क्या हो गई है? प्राप्ति हो गई है। अब आपने ये पढ़ा है कि जब इसे खाने में मिलाकर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो भोजन क्या होता है? मुलायम हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल रहा है वो सुनिएगा कि जब आपने इसे भोजन में मिलाया और मिलाकर के क्या किया? गर्म किया, तो कौन सी गैस निकल रही है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही क्या होता है? आपके ब्रेड और केक जैसे क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है ना? और आपने सामान्य कचौड़ियां देखी होंगी या ऐसे पदार्थ देखे होंगे, इनके ऊपर भी कुछ जो आपको बूंदें से प्राप्त हो रही है, दिखाई देती हैं, वो किसके कारण दिखाई दे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने के कारण ही दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं किसकी? इसके उपयोगों की। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? किसका? बेकिंग सोडा का या खाने के सोडा का। तो सुनिएगा, बात करते हैं आगे और किसके उपयोगों की? किसके उपयोगों की? बेकिंग सोडा के उपयोगों की। तो सुनिएगा, सबसे पहला जो उपयोग है बच्चों किसका? बेकिंग सोडा का। अभी आपने पढ़ा क्या करने के लिए? भोजन को खस्ता और मुलायम बनाने के लिए। तो देखिएगा, एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है बच्चों? बेकिंग पाउडर। देखना, आप कहोगे सर अभी तो जस्ट पढ़ा था। नहीं, अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था? बेकिंग सोडा। और ये क्या है? बेकिंग पाउडर। दोनों में थोड़ा सा ही क्या है? डिफरेंस है। कार्य दोनों का सेम है। कार्य क्या है? दोनों का सेम, उसी कार्य आते हैं भोजन को मुलायम और खस्ता बनाने के लिए। परंतु यहां क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो यह उपयोग किया जाता है आपका किसका? बेकिंग सोडा का। अब सुनिएगा कि बेकिंग सोडा का से बेकिंग पाउडर का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको यही समझ लीजिएगा। देखिएगा, होता क्या है, मान लीजिएगा मेरे पास क्या है? ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा है। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, पहला उपयोग क्या था इसका? बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अब जो निर्माण अपन पढ़ रहे हैं, समझिएगा कैसे करते हैं अपन। तो मैंने क्या ले लिया? बेकिंग सोडा। अब आपने ले लिया कोई भी कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल ले लिया, टार्ट्रिक अम्ल ले लिया। तो टार्ट्रिक अम्ल जैसे कुछ मंद जो अम्ल हैं, ऐसे दुर्बल या मंद अम्ल ले लिए। तो मैंने क्या ले लिया? टार्ट्रिक अम्ल ले लिया। कौन सा ले लिया यहां पर? टार्ट्रिक अम्ल। अब देखना, आप जानते हैं मैं कौन सा अम्ल ले रहा हूं बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल। समझिएगा, आप जानते हैं अम्ल जो होते हैं वह क्या देते हैं? H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+। तो क्या मैं यहां यह नहीं लिख सकता क्या? H+। ठीक है ना? क्योंकि अम्ल क्या देते हैं? H+ देते हैं। और मैंने कह दिया कि इसके साथ या इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है? टार्ट्रिक अम्ल या फिर ऐसे कुछ मंद अम्लों के साथ आप ले सकते हैं। तो NaHCO3+ क्या ले लिया? H+। क्या बनेगा उत्पाद? देखिएगा, उत्पाद आप जानते हैं क्या बनेगा। आप कहोगे सर कैसे? याद कीजिए, इस चैप्टर में रासायनिक गुण आपने पढ़े थे, और रासायनिक गुण आपने पढ़े थे तो क्या पढ़ा था आपने? अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ? धातुओं के कार्बोनेट और धातुओं के बाई कार्बोनेटों के साथ आपने पढ़ी है। ये क्या है? धातु का बाई कार्बोनेट। ये क्या है? अम्ल। और जब ये बनता है तो आप जानते हैं क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा लवण। क्या प्राप्त होगा? लवण। तो मैं क्या कह रहा हूं? अम्ल का कौन सा लवण प्राप्त हो जाएगा आपको? सोडियम।
कौन सा प्राप्त हो जाएगा, सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा यहां पर मैंने फिक्स नहीं लिखा है, ठीक है ना, यहां पर अम्ल का कौन सा, ये तो फिक्स है कि कौन सा प्राप्त होगा, सोडियम लवण प्राप्त होगा। लेकिन कौन सा अम्ल ले रहे हैं आप, टार्टर ले रहे हैं या फिर और ऐसे मंद अम्ल ले रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अम्ल का सोडियम लवण लिखना है, प्लस क्या प्राप्त होगा आपको, वहां पर क्या प्राप्त हुआ था, H2O, और किसकी प्राप्ति हो जाएगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने ये क्या है, बेकिंग पाउडर कैसे निर्माण होता है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, निर्माण लिखा हुआ है। निर्माण क्या लिखी हुई है, अभिक्रिया लिखी हुई है। यहां से पूछे जाते हैं एक्स वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन चैप्टर के बाद में अपना सिलेबस हो जाएगा, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चनों पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, आपकी अभिक्रिया है, किसके निर्माण की, टार्टरिक सॉरी बेकिंग पाउडर के निर्माण की, याद रखिएगा। अब इस बेकिंग पाउडर का उपयोग, मैंने कहा था ना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का उपयोग दोनों एक जगह किया जा रहा है। बेकिंग पाउडर का उपयोग भी क्या किया जाता है, भोजन को खस्ता बनाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग केक, ब्रेड, पाव रोटी जैसे पदार्थों को किसमें, फुलाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो केक, ब्रेड, पाव रोटी जैसे जो पदार्थ हैं उनको फुलाने में या उनको स्पंजी बनाने में भी क्या किया जाता है, इस बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो आ गई होगी आपको बात समझ में, ठीक है ना। ये क्या है, इसका पहला उपयोग है किसका, बेकिंग सोडा का, किसके निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। यहीं पर मैंने आपको क्या बताया कि बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है कि बेकिंग सोडा प्लस क्या ले लिया आपने, टार्टरिक अम्ल, और आपने अभिक्रिया करवाई तो आपको ये क्या प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त होगा क्या, बेकिंग पाउडर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर के भी आपने क्या पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए, भोजन को खस्ता मुलायम बनाने में तथा केक, ब्रेड और पाव रोटी जैसे पदार्थों को फुलाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग पढ़ते हैं हम किसका, बेकिंग सोडा का। समझते जाइए, कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं आप इस चीज में कंफ्यूज होते रहे कि कब मैं बेकिंग सोडा बोल रहा हूं, कब मैं बेकिंग पाउडर बोल रहा हूं, तो इसलिए ढंग से सुनिएगा। दूसरा उपयोग पढ़ रहे हैं हम किसका बच्चों, बेकिंग सोडा का। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बेकिंग सोडा। क्या है उपयोग, सोडा अम्ल या सोडा वाटर में, किसमें, सोडा वाटर में, ठीक है ना। तीसरा किसमें उपयोग हो गया इसका, सोडा अम्ल अग्निशामक में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, इस बेकिंग सोडा का, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा वाटर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, आप क्या कर सकते हैं, भोजन को खस्ता या मुलायम बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और आप एक चीज जानते हैं क्या, मैंने आपको पढ़ाया था पेट की अम्लता, और पेट की अम्लता जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब समझाया था कि इसका उपयोग अपन कर सकते हैं किसके रूप में, एंटासिड के रूप में। तो पेट की अम्लता में, पेट की अम्लता में किसके रूप में, एंटासिड के रूप में भी क्या किया जा सकता है बच्चों, इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक आप जानते हैं रामबाण फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, जहां कोई भी आपको उपयोग भूल जाए आप, तो एक उपयोग हमारा फिक्स है, कौन सा, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। लेकिन ये आपको उपयोग कब करना है, जब आप सभी उपयोग भूल गए ना, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा, तब आपको ये लिख के आना है क्या, कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उपयोग, निर्माण की विधियां, नाम और सूत्र जो है, यह आपको चीजें याद होनी चाहिए प्रत्येक 10वीं क्लास के लिए भी, और 10वीं के अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी क्या है, यदि यह चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये चैप्टर आपके कंपटीशन एग्जाम में है, तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सेम टू सेम जो है, इससे बाहर आपको किसी भी ना कंपटीशन एग्जाम में जाने वाला है और ना आपकी 10वीं क्लास में भी जाने वाला है।
बात करते हैं अगले यौगिक की। चलिएगा अगला यौगिक क्या है बच्चों? अगला यौगिक है आपका, अभी आपने पढ़ा क्या, बेकिंग सोडा। तो अगला उपयोग है हमारा धावन सोडा। कौन सा उपयोग है बच्चों? सॉरी, कौन सा यौगिक है आपका? धावन सोडा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3 इंटू 10H2। क्या है ये? धावन सोडा है। देखिएगा निर्माण कैसे करते हैं। देखना कि सामान्यतः इस धावन सोडे के निर्माण के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिस विधि का नाम होता है साल्वे विधि। कौन सी विधि होती है? साल्वे। एक बात आप ये याद रखेंगे कि धावन सोडा का जो निर्माण है वह साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस विधि का अपन यहां पर उपयोग नहीं कर रहे। यहां क्या कर रहे हैं? बस याद रखिएगा कि एक विधि है जिस विधि का नाम क्या है? साल्वे विधि। इस साल्वे विधि के द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है? इस धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक अन्य विधि में किसका उपयोग कर रहे हैं अपन? आप समझिएगा या सुनिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जब क्या किया जाता है बच्चों? बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर आपको किसकी प्राप्ति हुई थी? Na2CO3 की क्या हो गई थी? प्राप्ति हो गई थी। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा सुनिएगा कि सामान्य तो उपयोग साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन बात कर रहा हूं अन्य मेथड की। तो कोई अन्य विधि की बात करें, अन्य विधि क्या है कि अभी आपने पढ़ा था कि क्या करने पर, कि बेकिंग सोडा को क्या करने पर, गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है? सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। यदि इस सोडियम कार्बोनेट का क्या करवाया जाए? क्रिस्टलीकरण करवाया जाए। क्या करवाया जाए? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण से तात्पर्य क्या है बच्चों? यहां पर कि इसकी क्या करवाई जा रही है? जल के अणुओं के साथ क्या करवाई जा रही है? क्रिया। तो समझना इस फॉर्मूले में अंतर क्या है? केवल 10 जल के अणुओं का ही क्या है? अंतर है। क्या है? 10 जल के अणुओं का अंतर। यदि हम इसमें किसमें? सोडियम कार्बोनेट में क्या कर दें? 10 जल के अणु जोड़ दें, तो 10 जल के अणु जोड़ते ही क्या बन जाएगा आपका? धावन सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धावन सोडा बन जाएगा। याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछे धावन सोडे का सूत्र क्या है? तो धावन सोडे का सूत्र क्या है? ये रहा, Na2CO3 इंटू 10H2। ये धावन सोडे का फॉर्मूला नहीं है। याद रखना, कहीं आप कह रहे सर इससे और इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जब पूछा जाए धावन सोडे का फॉर्मूला क्या है, धावन सोडे का फॉर्मूला कौन सा है? Na2CO3 इंटू 10H2। तो वही कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का क्या किया जाए? क्रिस्टलीकरण। मतलब यदि इसके 10 जल के अणुओं से क्या करवा दी जाए बच्चों? क्रिया करवा दी जाए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा धावन सोडा। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। यह क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है? धावन सोडा है। कौन सा सोडा है आपको? धावन सोडा। कौन सा सोडा है? धावन सोडा। आप कहोगे कि सर सब चीज हमारी समझ में आ गई, परंतु हमें एक चीज जो खाई जा रही है वो ये है कि ये तो इसका सामान्य नाम है, आप थोड़ा सा रासायनिक नाम भी हमें बता दीजिए। तो देखना, आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे सोडियम डेका हाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है ना? ज्यादा यदि मन में कुलबुलाहट चल रही है, इसा जैसे आपने इसका नाम लिखा सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम भी बताइए। तो बच्चों क्या है? ये तो क्या है? सोडियम सॉरी क्या है? ये तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो सोडियम कार्बोनेट कितने जुड़े हुए हैं? 10 जल के अणु। और 10 जल के अणु जुड़े तो उसको बोलते हैं डेका। और पीछे जुड़ा हुआ है कौन? जल का अणु। इसके लिए उपयोग क्या किया जाता है? हाइड्रेट। क्या करते हैं? हाइड्रेट। तो नाम क्या हो गया इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद रखिएगा, यदि इसका कोई आप नाम ज्यादा ज्ञान चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेका का मतलब क्या? 10। क्या पीछे क्या जुड़े हुए हैं? जल के अणु।
और जल के अणुओं के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रेट। तो क्या हो गया, हाइड्रेट। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। धावन सोडा सामान्य नाम हो गया, ये इसका रासायनिक नाम हो गया क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसे कहा जाता है। अब आपने क्या पढ़ लिया, निर्माण की विधि पढ़ ली। सामान्यतः कौन सी विधि के द्वारा, साल्ट विधि के द्वारा। परंतु दूसरी कौन सी विधि है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला क्या, सोडियम कार्बोनेट का क्या करवाया जाए, यदि क्रिस्टलीकरण करवाया जाए तो हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं क्या, इसके उपयोगों की बात की जाए तो देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है धावन। धावन का मतलब धोने वाला, कौन सा वाला, धोने वाला। तो सिंपल सी कहानी है कि इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, साफ सफाई में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा बच्चों, साफ सफाई में किया जाएगा। तो यदि मैं उपयोगों की बात करूं तो क्या, आप रटिए मत चीजों को। यदि आप चीजों को समझ रहे हैं ना तो आप आसानी से उन्हें पता लगा सकते हैं। नाम से पता चल रहा है धावन का मतलब क्या, धोने वाला। तो बस पहला उपयोग वही आ गया क्या, घरों की साफ सफाई में। इसमें घरों की साफ सफाई में। दूसरा क्या है सुनिएगा, देखिए कागज, वस्त्र, कांच उद्योग में, ठीक है ना। किसमें, कागज वस्त्र कांच उद्योग में क्या किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जाए। वही साफ सफाई में और भी चीजों में काम किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सुनिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग है वो क्या है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। किसमें किया जाए, दोबारा सुनिएगा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन दिया भी हुआ है, बुक में भी दे रखा है कि उस यौगिक, सोडियम के उस यौगिक का नाम बताइए या सोडियम के उस लवण का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो सोडियम का ही तो यौगिक है, आपने जो पढ़ा, कौन, Na2CO3 इंटू कौन 10H2 यानी धावन सोडा। क्या है ये, यह जो है क्या है आपका, सोडियम का ही क्या है, लवण है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम का लवण तुमने पढ़ा ही नहीं, भाई ये सोडियम का ही तो है। तो क्या हो गया, इस सोडियम का लवण कौन सा है आपका, धावन सोडा। और इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के एक शब्द से और कह देता है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सुनिएगा क्या होता है। ये बहुत बार कह देता है कि कठोर जल को मृदु बनाने में, क्या कह देता है बच्चों, कि कठोर जल को मृदु बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये लाइन आपसे कह देता है बहुत बार कि कठोर जल को मृदु बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा। तब भी उत्तर कौन सा होगा, यही होगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। कहीं कहीं बुकों में ये लिखा हुआ है कि कठोर जल को मृदु बनाने में, और कहीं कहीं क्या आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो चाहे तो आप ये लिखें, चाहे आप क्या लिखें, ये लिखें, बात एक ही है। आप कंफ्यूज ना हुइएगा। यदि एग्जाम में मान लीजिए इस नाम से पूछ ले आपसे कि उस यौगिक का नाम बता दीजिए जिसका उपयोग आप किसमें कर रहे हैं, आप कठोर जल को मृदु बनाने में कर रहे हैं, तो मेरे नन्हे मुन्ने लड्डुओं क्या कहोगे आप, कौन सा उपयोग है आपका, धावन है सोडा। एक उपयोग और है इसका चौथा, और वो क्या है, बोरेक्स। कौन सा है, बोरेक्स। जैसे यौगिकों के निर्माण में, बोरेक्स जैसे यौगिकों के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, इस धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहां तक क्या समझ चुके हैं, ये उपयोग आपको पता होने चाहिए। और मेनली कौन से उपयोग, पहला तो ये, और दूसरा कौन सा, ये। पहला और तीसरा जो उपयोग है वह सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेशन होता है। मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे, सुनिएगा। विज्ञान में क्वेश्चन कभी सीधा नहीं पूछा जाता,
ये नहीं है आपको सीधा सीधा दे दिया जैसे कि आपको पढ़ा दिया गया और आपको चीजें क्या दे दी गई, सीधी सीधी प्रदान कर दी गई, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आ जाएगी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग करेंगे, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ ना कुछ इसमें क्या करेगा, सस्पेंस जरूर क्रिएशन कर देगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, कह दिया सोडियम के उस यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा समझने का प्रयास करें, ना कि रटने का। यदि आप रट रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं जाके एक समय पर क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल यौगिक की, जिसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सुनिएगा बच्चों, क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, अंतिम क्या है वो आपका यौगिक है, कौन सा आपका, पीओपी, जिसे आप कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला लास्ट और फाइनल जो आपका क्या है यौगिक है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पीओपी, और फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू ½ H2। समझिएगा क्या है, देखना क्या हुआ था, इस सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस की राजधानी क्या थी, पेरिस। आप जानते हैं क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और सबसे पहले इस फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम लिया गया, क्या लिया गया, जिप्सम। और इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या किया, गर्म किया। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले फ्रांस की राजधानी किसमें, पेरिस में, जिप्सम को क्या किया गया, 373 केल्विन ताप पर क्या किया गया, गर्म किया गया। और जब गर्म किया गया तो गर्म करने पर एक पदार्थ प्राप्त हुआ, जिस पदार्थ को क्या नाम दिया गया, चूंकि वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, पीओपी। क्या कहा जा रहा, दोबारा सुनिएगा कि जिप्सम को सबसे पहले फ्रांस की राजधानी में 373 केल्विन ताप पर क्या किया गया, गर्म किया गया। और गर्म करने पर सबसे पहले चूंकि वह पदार्थ कहां प्राप्त हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना था, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है, पीओपी की प्राप्ति होती है। क्यों, तो जिप्सम में कितने जल के अणु जुड़े हुए, 2। यह जिप्सम गर्म करने पर अपने में से 1.5 जल के अणुओं का, यानी कि 1/1/2 जल के अणुओं को त्याग देता है। और त्यागने के पश्चात किसकी प्राप्ति हो जाती है बच्चों, आपको कैल्शियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, आपको अर्धहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। यदि इसका रासायनिक नाम कहूं मैं आपसे तो क्या है ये, देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ है आगे, कैल्शियम सल्फेट। आधे को क्या बोला जाता है, अर्ध। क्या बोला जाता है, अर्ध। और पीछे क्या लगा हुआ है, जल का मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। और मैंने कहा पीछे लगा हुआ है तो क्या लगाते हैं अपन, हाइड्रेट। तो क्या आ गया, अर्धहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ना, क्या है ये, रासायनिक नाम है का, अर्धहाइड्रेट कह लीजिए। क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया किसका, पीओपी का। इस अर्धहाइड्रेट को ही आप एक नाम से और जानते हैं, कौन सा, हेमीहाइड्रेट। कौन सा बच्चों, हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। आपसे पूछे कि कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला बताइए, तो भी क्या है ये, अर्धहाइड्रेट का फॉर्मूला भी क्या है ये, पीओपी का फॉर्मूला भी क्या है ये। तीनों एक ही बात है, पीओपी कह लीजिए, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कह लीजिए, या अर्ध की जगह आप क्या लगा सकते हैं, हेमीहाइड्रेट भी उपयोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये किसका है, जिप्सम का, ये क्या है, पीओपी। अब देखना एक क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है, ये तो बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, पीओपी का। क्वेश्चन कह देता है आपसे कि जिप्सम और पीओपी के इकाई सूत्र में कितने जल के अणुओं का अंतर पाया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि जिप्सम और पीओपी के इकाई सूत्र में, एक जो इनका सूत्र है, उन दोनों में कितने जल के अणुओं का अंतर है, अंतर पूछ रहा है। तो देखना यहां पर तो कितने हैं, 2। यहां कितना है बच्चों, आधा। मतलब यदि इसमें मैं 1.5 और जोड़ दूं
तो मुझे बोलो जिप्सम प्राप्त होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो आप क्या कहोगे कि दोनों के सूत्र में कितने जल के अणुओं का अंतर है? 1.5 जल के अणुओं का। इस 1.5 को आप क्या कह सकते हैं? 3/2। क्या कह सकते हैं? 3/2। और एग्जाम में सामान्यतः 3/2 ही आता है। कहां पर? ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या आता है? ऑप्शन में आपको दे देता है कि बताइए जिप्सम और पीओपी के इकाई सूत्र में कितने जल के अणुओं का अंतर है। अब आप माइंड में लेके बैठे हुए क्या? 1.5 मतलब रट्टा मार रखा है कि 1.5 ही होगा, लेकिन 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो वो तुम्हारे एग्जाम में 3/2 दे देता है, 1.5 ना देके। तो बच्चा फिर वहां क्या करता है? गलती कर देता है, उसको उत्तर ही प्राप्त नहीं हो पाता। तो याद रखिएगा, चाहे तो आप 1.5 कह सकते हैं, चाहे क्या कह सकते हैं? 3/2 कह सकते हैं। तो 1.5 या 3/2 जल के अणुओं का अंतर होता है। अब इस पीओपी को, किसको बच्चों? इस पीओपी को हमेशा कहां रखा जाता है? नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है। क्या कहा जाता है? कि पीओपी को हमेशा कहां रखना चाहिए? नमी रोधी बर्तनों में रखना चाहिए। वायुरोधी नहीं कहा है मैंने, क्या कहा है? नमी रोधी। वायुरोधी बर्तनों में आपने किसे रखा था? विकृत गंधिता से बचाने के लिए आपने क्या किया था? उपयोग। लेकिन यहां आप कौन सा उपयोग कर रहे हैं? नमी रोधी बर्तनों का। तो क्यों कर रहे हैं वो सुनिएगा कि क्या होता है। ये आपका जो पीओपी है, यदि इसे क्या मिली? नमी मिली। क्या मिली? नमी। नमी का मतलब क्या हुआ? जल मिला। तो यह क्या कर लेगा? इस जल के साथ क्या कर लेगा? क्रिया। और क्रिया करके क्या बदल जाएगा? कठोर पदार्थ किसमें बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बच्चों? कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाएगा। इसलिए ही क्या किया जाता है? इसे नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है। तो क्वेश्चन प्राप्त हो गया आपको यहां पर कि पीओपी को नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है। क्यों? तो क्या कहेंगे आप कि पीओपी को नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है? क्योंकि यह जल से क्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। इस कारण क्या रखा जाता है? इसे नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि जल से क्या करेगा? क्रिया। और क्रिया करके क्या बन जाएगा? जब जिप्सम में बदल जाएगा तो फिर हमारे कोई काम का नहीं रहा। इसलिए क्या रखा जाता है? इसे हमेशा नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है। अब एक क्वेश्चन और है यहां पर, देखना। ये तो क्या था? आपका पीओपी है। क्या है? पीओपी। और आपने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई है? जल से। किससे करवाई है? जल से। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या कह देता है आपसे कि पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। क्या लिखिए? पीओपी की जल के साथ क्या लिखिए? अभिक्रिया। तो मुझे प्यारे बच्चों, क्या यह पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया नहीं है? क्या जल के साथ ही तो है। ये तो क्या हो गया आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल। और पूरी क्या हो गई है? ये अभिक्रिया समाप्त हो गई है। तो याद रखना, जल के साथ, सॉरी, पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया तो ये रही। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है यहाँ पर कि पीओपी को नमी रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि पीओपी क्या करता है? नमी अर्थात जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसे नमी रोधी बर्तनों में रखा जाता है। आगे बात समझ में। अब सुनिएगा, मैं बात करता हूं किसके? उपयोगों की। तो देखना, आपने बहुत बार इसके उपयोग बहुत सरल हैं, ठीक है ना, आप पढ़ चुके हैं। जब कभी भी, ठीक है, खेल में जा रहे थे, मम्मी ने मना करी, पापा ने मना करी, बेटा मत उधम मचा, नहीं माने और गिर पड़े, कहा वो टूट गया हाथ। क्या हो गया? हाथ टूट गया। कहा ये टोंटे हो गए, है ना? क्या हो गए? टोंटे हो गए, हाथ टूट गया। और आपका हाथ टूट गया तो सिंपल सी कहानी है, फिर आप कहां जाओगे? बगे बगे कहां जाओगे? डॉक्टर के पास कि ओ डॉक्टर डॉक्टर मेरे तो छुरा का टूट हो रहे हाथ, मेरी छुरी को का टूट हो रहे हाथ, क्या कर दे है? जोड़ दे। और जैसे ही आप उससे जोड़ने के लिए कहते हो, वो क्या करता है? आप पर लगाता है प्लास्टर। क्या लगाता है? प्लास्टर। मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। किसमें? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट लिख रहा हूं, मैंने पहले कह दिया था, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है ना। दूसरा उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? भवन निर्माण में। किसमें? भवन निर्माण में। पढ़ चुके हैं आप, बहुत बार करवाया भी होगा आपने। पीओपी घर पे करवाते हैं ना, नए मकान बनते हैं तब पीओपी या
पुराने मकानों में करवाते हैं, बहुत पपड़ियां उछलने लग जाती है घरों की, तब करवाते हैं आप क्या, पीओपी। ठीक है ना। थर्ड, किसमें, मूर्ति और सजावटी खिलौने बनाने में, किसमें, मूर्ति व सजावटी खिलौने बनाने में, पीओपी के खिलौने भी आते हैं भाई। ठीक है ना। बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और क्या, दंत चिकित्सा में, किसमें बच्चों, दंत चिकित्सा में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियों की तली को चिकना बनाने में, किसमें, मूर्तियों की तली को क्या बनाने में, चिकना बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सामान्य उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन के निर्माण में, मूर्ति सजावटी खिलौनों के निर्माण में, दंत चिकित्सा में, और मूर्तियों के तली को चिकना बनाने में भी क्या कहता है, इस पीओपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, आपके यहाँ पर जितने भी यौगिक थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। अब एक लास्ट और फाइनल टॉपिक आपका रह रहा है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, परिभाषा है बस। और परिभाषा क्या है, वैसे आप उसे भली भांति प्रकार से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको उसकी थोड़ी सी झलकी कहां दिखाई थी, चैप्टर नंबर 1 में दिखाई थी, क्रिस्टलन जल। अब नाम सुनते ही आपको याद भी आ गया होगा क्या, फेरस सल्फेट, हरा कशिश। ठीक है ना। तो मैंने आपको वहां क्या दिखाई थी, इसकी झलकी दिखाई थी। तो देखना, मैं यदि देखना एग्जाम्पल लिखूं, अपन परिभाषा निकाल लेते हैं। ये क्या था हमारा, हरा कशिश था। ठीक है ना। इसे तो कहा था अपन फेरस सल्फेट का, क्या ये फेरस सल्फेट तो कहा था इसे अपन ने, यानी कि हरा कशिश कहा था। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिएगा आप लोग, ये क्या है, लवण है, और लवण के सूत्र में परिभाषा निकालने की बात कर रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा पहले अपन निकालने का प्रयास करते, समझते कैसे आ रही है परिभाषा। ये क्या है, लवण है, और लवण का क्या है, ये सूत्र है। तो लवण का जो सूत्र है, उस सूत्र में क्या जुड़े हुए हैं, निश्चित संख्या में जल के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और जब किसी लवण के सूत्र में निश्चित संख्या में क्या जुड़े हों, जल के मॉलिक्यूल जुड़े हों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, कि किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में जुड़े हुए निश्चित जल के अणुओं की संख्या, निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। ठीक है ना। तो किसी लवण के इकाई सूत्र में जुड़े हुए निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे परिभाषा पूछ लेगा, वरना क्या कह देगा आपसे कह देगा कि बताइए निम्न में से किस यौगिक में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो मैं आपको पहले और दूसरे चैप्टर में, देखो ये तो फिक्स है कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हमारी बुक से बाहर नहीं आएगा। तो आप अब याद कीजिए कि आपने अपनी बुक में कौन कौन से ऐसे उदाहरण पढ़े हैं जिनमें आपने क्या पढ़ा है, जल के अणु पढ़े हैं। तो एक तो आपने क्या पढ़ा था, फेरस सल्फेट, एक आपने क्या पढ़ा था, देखिएगा इसे आपने क्या कहते हैं, आप इसे हरा कशिश कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, हरा कशिश, सामान्य नाम बता रहा हूं। एक बात और बता देता हूं, याद रखना, क्या आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जामिनर करेगा क्या, एग्जामिनर आपसे कभी भी, सॉरी, एग्जामिनर आपसे कभी भी आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देगा। क्या देगा, वो आपको नाम लिख के दे देगा। ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आप जो है क्वेश्चन को क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे। तो जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें जल के अणु जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। तो क्या हो गया बच्चों, ये क्या है आपका फेरस सल्फेट, और क्या हो गया यहाँ इसमें कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, 7। एक और है आपका कॉपर सल्फेट, जिसे आप सामान्यतः क्या कहते हैं, नीला थोथा। मैं सामान्य नाम लिख रहा हूं, नीला थोथा कहते हैं। ठीक है ना। कितने जल के अणु जुड़े हुए, 5। अभी आपने क्या पढ़ा था, जिप्सम,
और एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूंगा अभी एंड में। जिप्सम कितने जोड़े होते हैं? 2। एक और पढ़ा है आपने, कौन सा? पीओपी। और एक आपने क्या पढ़ा था? धावन सोडा। क्या फॉर्मूला था? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है आपका बच्चों? धावन सोडा। ये आपने सामान्य क्या पढ़े हैं? पहले और दूसरे चैप्टर में टोटल यौगिक पढ़े हैं, जिनमें क्या है? जल के अणु जुड़े हुए हैं। एग्जाम में आया था, मुझे कन्फर्मेशन तो याद नहीं है कि कौन सी ईयर में पूछा गया था, लेकिन अभी लगभग 2022 या 2023 का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीएससी में, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि निम्न में से उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। और वहां पर पहला जो ऑप्शन था बच्चों, वो क्या था? जिप्सम। क्या था? जिप्सम। और लगभग 90% बच्चों का क्या था? गलत। क्यों था गलत? क्योंकि बच्चे कभी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। वो पूछा था नहीं है, बच्चे क्या याद करते हैं कि है, तो बच्चे नहीं तो पढ़ा ही नहीं। और जब अपन पढ़ते हैं या जब भी टीचर को द्वारा पढ़ाया जाता है, तो जो इसका जो सबसे पहला जो उदाहरण लिखाया जाता है, वो क्या लिखाया जाता है? जिप्सम ही लिखवाया जाता है। तो जब आपको जिप्सम लिखवाया जाता है तो बच्चा उसी को सही मान के कर जाता है, ठीक है ना। और जब पेपर सरल हो ना, तब गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पेपर सरल होता है तो हम फूल के क्या हो जाते हैं? कुप्पे हो जाते हैं ना, मोटे हो जाते हैं कि हमें तो पेपर को फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं पर आपको सबसे ज्यादा क्या करनी होती है? सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो वहां पर पहला ऑप्शन क्या था? जिप्सम। एक ऑप्शन और था, और खाने का सोडा, मतलब मैं सिंपल नाम लिख रहा हूं, नाम आया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप मुझे बताइएगा उत्तर कौन सा होता? खाने का सोडा। क्योंकि आपने पढ़ा है खाने का सोडा या जो बेकिंग सोडा है, उसमें का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? NaHCO3। वहां पर कोई भी आपने क्या नहीं पढ़ा? क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या नहीं पढ़ी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें और तब जाकर उसको सोचें कि वो क्या कहना चाहता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? यौगिक थे जिनमें क्रिस्टलन जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। आज की इस क्लास में क्या पढ़ा? अम्ल और क्षारों के जो बचे उचे क्या थे? महत्वपूर्ण यौगिक थे, वो आपने पढ़ लिए। और यहाँ पर हमारे चैप्टर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आपने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा, बस घर जाकर उसका क्या कीजिए? रिवाइजेशन कीजिए। आज थोड़ी सी तबीयत भी क्या हल्की सी डाउन है, इस वजह से थोड़ा अच्छा फील भी नहीं हो रहा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। बस घर जाइए और घर पर क्या कीजिए? जो मैंने आपको पढ़ाया उसका रिवाइजेशन कीजिए। कल मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।